हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूं। तो हम लोग पहले टेस्ट सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट जो है इसका हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका हम लोग 25 क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और इसके आगे करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो इससे के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज का जो है वो 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो 26 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि भूमध्य सागर क्षेत्र के भूमध्य रेखा के निकट क्षेत्रों में वर्षा जो होती है वो वर्ष भर होती है, यानी साल भर वहाँ पे भूमध्य रेखा के निकट में साल भर वर्षा होती है। और दूसरा कारण इसका बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश जो अपराहों में है वो उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय वर्षा होती है। तो जी हाँ, ये हमारा जो दिया हुआ है ये सही है। ये जो ए और बी दोनों सही है, ए और बी जो है दोनों सही है और आर और ए का भी सही स्पष्टीकरण किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा जो क्षेत्र होता है उसमें साल भर वर्षा होती रहती है और ये संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। ये संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो सघन कपासी मेघ बनते हैं, सघन एक बादल का जो एक संघनन बनता है, घनघोर वर्षा होती है, उसके कारण जो संघनन जो बनता है उसे कपासी मेघ बनता है, कपासी मेघ बोलते हैं उसे। और इसी कारण ही यहाँ पे घनघोर वर्षा होती है। और भूमध्य रेखा के क्षेत्र में जो सालों भर सूर्य का सीधा प्रसारण पड़ता रहता है, यानी कि साल भर भूमध्य रेखा के निकट सूर्य का जो किरण है वो सीधा प्रसार करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक कौन सी नहर है। तो हम बता दें कि आपको सबसे बड़ी पोतवाहक जो नहर है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर जो है वो स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो है वो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। और स्वेज नहर जो बनाया गया था वो 1869 ईस्वी में बनाया गया था। स्वेज नहर 1869 ईस्वी में बनकर जो है वो तैयार हुआ था और स्वेज नहर बनना शुरू हो गया था, यानी कि बनकर तैयार भी हो गया था। लेकिन इसे चालू जो किया गया था, इसका उपयोग में जो लाया गया था वो लाया गया था 1872 ईस्वी में। आना जाना शुरू हो गया था। और जो स्वेज नहर है वो दो सागरों को आपस में जोड़ती है। जो स्वेज नहर जो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो स्वेज नहर जो है वो दो सागर को आपस में जोड़ती है। एक तो है हमारा भूमध्य सागर, एक जो है हमारा वो भूमध्य सागर है और दूसरा जो है वो है लाल सागर। इन दो सागरों को आपस में ये जोड़ती है और वो कौन सा सागर था, ये है हमारा स्वेज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई जो है वो 16.15 मीटर है। 16.15 मीटर है। और अगला जो है हमारा, इसमें ऑप्शन एक दिया हुआ है पनामा नहर जो है इसका जो बनना शुरू किया गया था वो 1914 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही पनामा नहर जो है इसका जो है उद्घाटन, यानी कि उसका बनना शुरू हो गया था। और सू नहर जो है, ये सू नहर कहाँ है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और कील नहर जो है वो है जर्मनी में। कील नहर कहाँ है, तो ये जो है जर्मनी में है, जो कि उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। कील नहर किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है, जो कि जर्मनी में है। तो ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वेज नहर।
अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में संपूर्ण विश्व में कहा जा रहा है कि संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी जो है 2% यानी 2.40% है, जो कि वो पूरे विश्व की जो क्षेत्रफल पूरे विश्व की जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 2.4% ही यानी 2.40% ही जो भाग है वो भारत के पास है। और ये भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल के वो 2.042 के पास है। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है तो वो सबसे बड़ा देश जो है वो है हमारा रूस है, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। और भारत का आबादी भारत का जो आबादी है वो विश्व की आबादी का लगभग 17.5% आबादी है। 17.5% आबादी है। अगर 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो चीन के पास है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है चीन के पास है और भारत की आबादी से भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है वो चीन के पास है। लेकिन अभी अगर वर्तमान में जनसंख्या किया जाए 2011 में अगर डिजिटल जो गणना हुई है उससे ये पता चला है कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन के लगभग पास ही पहुंच गया। यानी कि जो चीन की जनसंख्या थी वो 1.5 अरब यानी 1.25 अरब के आसपास में जो थी, अब ये इंडिया इसको लगभग क्रॉस करने के कगार पे है। लेकिन अभी भी भारत की जनसंख्या के मामले में भारत जो है विश्व के दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पे जो आता है वो है हमारा चीन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो होगा 2.40 और इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है 2.42%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। यानी कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक नदी है जो 3 बार यानी कि 1 2 3 और 3 बार जो है ये 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और पुनः कुछ मिल आगे जाकर पुनः मिल भी जाती है। और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम के द्वीपों का भी निर्माण करती है। तो ऐसा कौन सा नदी है जो कि 2 धाराओं में विभक्त होती है? तो कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा आंसर जो होगा वो कावेरी नदी होगा। कावेरी नदी। लेकिन कावेरी नदी जो है वो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त करती है और कुछ मिल आगे जाकर वो पुनः मिल भी जाती है। श्रीरंगपट्टनम से मिलती है, फिर अगला जो है शिवसमुद्रम से और फिर अगला जो है श्रीरंग द्वीप के निर्माण भी करती है। और श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम जो है ये तीनों स्थान कहाँ पाया जाता है? ये तीनों स्थान जो है ये कर्नाटक में मिलता है। ये तीनों स्थान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। और भारत की जो प्रथम पनबिजली ऊर्जा केंद्र जो है भारत का जो फर्स्ट यानी कि भारत का जो पहला पनबिजली योजना जो है पनबिजली ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ है? तो वो जो है हमारा शिवसमुद्रम में। वो जो है हमारा भारत का जो पहला पनबिजली ऊर्जा केंद्र जो है तो वो कहाँ है? शिवसमुद्रम में है इसका पहला। ठीक है, शिवसमुद्रम में है। शिवसमुद्रम में है और ये भारत का प्रथम है जो कि 1994 ईस्वी में इसे बनाया गया था। 1994 ईस्वी में इसका बनाया गया था। और श्रीरंगपट्टनम जो है वो मैसूर राज्य की राजधानी है। मैसूर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी श्रीरंगपट्टनम। और कावेरी नदी से ही ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही कावेरी नदी का उद्गम स्थल है और उसी से होकर वो क्रॉस करती है। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? तो कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध जो है वो कहाँ है? तो वो कृष्णा नदी पे है, अलमाटी
बांध। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो कौन सा होगा, तो आंसर जो होगा हमारा वो कावेरी होगा। कावेरी नदी जो है वो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाके ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। वो द्वीप जो है वो कर्नाटक में उपस्थित है। ठीक है, अगला है किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोज्य रखती है। ऐसा कौन सा मिट्टी है जो पानी को संजो कर यानी पानी को अवशोषित कर ज़्यादा देर तक रखती है, तो वो जो है हमारा कह रहा है दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी। तो बलुई मिट्टी जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित करती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक अपने पास रख नहीं पाती है, वो ज़्यादा देर तक रख नहीं पाती है। और दोमट मिट्टी भी नहीं रखती है। और जो चिकनी मिट्टी होती है जो अपने अंदर पानी को बहुत देरों तक अवशोषण करने के बाद भी वो बहुत देरों तक वो मिट्टी जो होता है गीला रहता है, जिसे हम लोग क्ले बोलते हैं, वो क्ले बोलते हैं। यानी कि चिकनी मिट्टी जो होता है वो अधिकतम पानी को संजोता है। और सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि मिट्टी का जो अध्ययन, मिट्टी के बारे में जो नॉलेज लिया जाता है या मिट्टी के बारे में जो पढ़ा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पेड्रोलॉजी बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेड्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी जिसे हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी में भी जल धारा की जो करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। और भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी की प्राथमिकता है। भारत में ज़्यादातर जो है वो कौन सी मिट्टी है, तो वो है हमारा जलोढ़ मिट्टी की जो है प्राथमिकता जो है वो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी की ही इंडिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये हो गया हमारा चिकनी मिट्टी। अगला देखिए क्वेश्चन कौन सा है, लहसुन में विशिष्ट गंध होते हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है। लहसुन जो होता है उसमें विशिष्ट गंध का कारण क्या है, तो लहसुन में सल्फर यौगिक गंध का जो मेन कारण है वो होता है सल्फर यौगिक उसमें उपस्थित होता है। लहसुन में जो होता है वो सल्फर यौगिक उपस्थित होता है, जिसके कारण उसमें गंध होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सल्फर यौगिक यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो गया। लहसुन प्याज जो होता है एक बीजपत्रीय पौधा होता है। लहसुन और प्याज जो होता है हमारा वो क्या होता है, लहसुन और प्याज जो होता है वो एक बीजपत्रीय पौधा होता है जो एक सिंगल धारी की तरह निकलता है और वो एक बीजपत्रीय पौधा होता है। साथ ही साथ इसमें जो लहसुन और प्याज जो होता है लिली एसी कुल का ही पौधा होता है। लिली एसी कुल का ही एक पौधा होता है जिसे हम लोग लिली एसी कुल का एक पौधा होता है। लिली एसी कुल की एक प्रजाति होती है जिसमें उसमें भी एक सिंगल यानी कि एक बीजपत्रीय पौधे निकलता है इसमें। और तो इसका गंध किसके कारण होता है, तो ये होता है सल्फर यौगिक के कारण। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो स्टॉक फार्मिंग जो है वो स्टॉक फार्मिंग किससे कहा जाता है, तो स्टॉक फार्मिंग का जो संबंध है ये पशुओं का प्रजनन से इसका संबंध है। इसका संबंध जो है वो पशुओं के प्रजनन से, पशुओं के प्रजनन क्षमता को जो है वो बढ़ाने के संबंध से है स्टॉक फार्मिंग का। तो स्टॉक फार्मिंग का जो किससे है, तो पशुओं के प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। साथ ही साथ ये कृत्रिम रूप से गर्भधारण कराया जाता है। बैल का जो वीर्य होता है यानी बैल का जो स्पर्म होता है उसे नाइट्रोजन के द्रव में रखा जाता है और उसके बाद ये कृत्रिम रूप से किसी गाय के अंदर ये स्पर्म डाला जाता है, तब जाके वो गर्भ धारण करता है। और साथ ही साथ अगर पुरुषों का जो बंध्याकरण होता है उसे हम लोग जैसे महिलाओं का जो परिवार नियोजन कराया जाता है उसी तरीक़ा से पुरुषों का भी बंध्याकरण होता है, उसे हम लोग वेसेक्टोमी कहलाता है। ये वेसेक्टोमी कहलाता है जो पुरुषों का बंध्याकरण होता है। और महिलाओं का जो बंध्याकरण होता है उसे हम लोग ट्यूबोवेक्टोमी बोलते हैं। ट्यूबोवेक्टोमी जो है इसे बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया।
अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर पूछा जा रहा है कितना एकड़ होता है, तो ये होता है 2.47 एकड़, यानी कि 2.47 एकड़ जो होता है वो होता है। और ये होता है, और 1 कट्ठा अगर बोला जाए, 1 कट्ठा जो होता है, 1 कट्ठा जो होता है वो कितने धूर के बराबर होता है। तो 1 कट्ठा जो होता है वो 20 धूर के बराबर होता है, ये 1 कट्ठा होता है, ठीक है। और 1 एकड़ जो होता है, 1 एकड़ जो कहलाता है, आपको हम बता दें कि 1 एकड़ जो होता है, 1 एकड़ जो होता है वो 23 कट्ठा के बराबर होता है। 23 कट्ठा जो होता है, 23 कट्ठा से थोड़ा सा बड़ा होता है, 23 कट्ठा या 23 कट्ठा से थोड़ा ज़्यादा होता है, उसे हम लोग 1 एकड़ के बराबर बोलते हैं। और 88 डिसमिल के बराबर ही, 88 डिसमिल के बराबर जो होता है वो 1 एकड़ कहलाता है। 88 डिसमिल के बराबर भी 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ होता है। और 20 कट्ठा के बराबर 20 कट्ठा के बराबर क्या होता है, 20 कट्ठा के बराबर जो होता है हमारा 1 बीघा होता है। 1 बीघा जो होता है वो 20 कट्ठा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया कि पूछा जा रहा है 1 हेक्टेयर पर कितना एकड़, तो 2.47 एकड़ जो हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब कहा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और ये मनाने का जो शुरुआत किया गया था, ये विश्व पर्यावरण दिवस यूएनओ के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में जो था वो यूएनईपी का, जिसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केन्या में है। इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। आप लोगों को फिर से बताते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया गया, तो ये शुरुआत किया गया था 1972 में यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी जो है इसके द्वारा 1972 ईस्वी में शुरुआत किया गया था, लागू किया गया था। और ये चालू जो हुआ था, ये शुरू पर्यावरण दिवस मनाना जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1974 ईस्वी से, लेकिन इसका जो गठन किया गया था ये 1972 ईस्वी में ही किया गया था। और यूएनईपी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो ये है नैरोबी केन्या में। केन्या के अंदर में एक नैरोबी शहर है, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन का। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कितना प्रतिशत, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ऊर्जा एकत्रित होता है वो रासायनिक ऊर्जा में कितना परसेंट तक परिवर्तित हो जाता है, कितना परसेंट तक परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा जो उससे जो ऊर्जा एकत्रित होता है वो रासायनिक ऊर्जा में वो जो परिवर्तित होता है, यानी कि वो चेंज होता है, वो तो होता है 1 से 2% के बीच में ही वो चेंज हो पाता है। क्योंकि प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होती है वो पर्णहरित के ग्रेना के संपर्क में होता है। रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो वो किसके द्वारा होता है, तो सूर्य प्रकाश के प्रकाश जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा अच्छा होता है। और प्रकाश जो है रासायनिक क्रिया पर्णहरित के ग्रेन में संपन्न होने के साथ ही होता है, ठीक है। इसे हील क्रिया यानी कि हील रिएक्शन भी कहा जाता है, हील रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसमें यानी कि इस प्रक्रिया के अंत में जो ऊर्जा का जो रूप होता है, एक ऊर्जा संग्रह का एक रूप होता है जिसे हम लोग एटीपी बोलते हैं, एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा स्टोर होता है। और रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया जो होती है वो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा के संपन्न से होती है। क्लोरोफिल के स्ट्रोमा जो होती है, पत्तियों में जो लाइन बने होते हैं, ये पत्तियों में पत्तियों में इस तरीक़ा से लाइन बने होते हैं, ऐसे ऐसे ये स्ट्रोमा होता है। और इसके कारण ही ये क्लोरोफिल की जो क्रिया होती है वो स्ट्रोमा के कारण ही संपन्न हो पाता है। तो कितने परसेंट तक
कितने परसेंट तक चेंज कर पाता है, तो वो 1 से 2% तक। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर वाहन से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य अवयव है जो प्राकृतिक प्रदूषक गैस है। तो मोटर वाहन जब हम यूज करते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है और इसका जो गुण सूत्र होता है वो CO, यानी कि अनुसूत्र जो होता है इसका वो CO होता है, और वह रंगहीन होता है, ये जो गैस होता है रंगहीन स्वादहीन विषैले जल में अत्यंत घुलनशील पदार्थ के बराबर यह होता है, और साथ ही साथ इसे मीठी नींद के लिए भी इसे जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये मीठी नींद का कारण भी माना जाता है इसे, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जब मोटर वाहन से जो प्रदूषण निकलती है उसे सूंघने पे अच्छा फील होता है, अच्छा लगता रहता है, लेकिन वो अंदर जाकर रक्त में मिलने के बाद वो हानिकारक करता है, रक्त परिवहन को अवरोध उत्पन्न करता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये जानलेवा भी होता है। ठीक है, जो कि श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। उसके बाद है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये हमारा मार्स गैस है जिसे मीथेन बोलते हैं CH4, और आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता जरूरी होती है, लेकिन आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता जरूरी होती है। तो कहा जा रहा है कि मोटर वाहन से निकलने वाली जो गैस है, प्रदूषक गैस है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए पौधे और उनका खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग अदरक प्रकंद, प्याज मांसल पर्ण, नारियल भ्रूणपोष और आलू मूल, यानी कि अदरक का जो प्रकंद होता है उसे हम लोग खाते हैं। खाने के योग्य वो हमारा खाद्य भाग होता है। लेकिन प्याज का भी होता है, प्याज का जो ऊपर वाला मांसल पर्ण जो होता है ऊपर वाला भाग जो होता है जिसे पत्तियां बोलते हैं, उसका भी यूज हम लोग कर लेते हैं और प्याज का भी करते हैं। नारियल का भ्रूण पोषण यानी अंदर वाला भाग का हम लोग यूज करते हैं। और आलू का मूल का यूज हम लोग नहीं करते, इसका जो जड़ होता है उसे यूज नहीं करते, उसके जड़ से जो फल निकलता है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो कहा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो है आलू और मूल। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ऑक्सीकरण होने के बाद सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो वो प्रोटीन जो होता है वो मछली अंडा इसमें पाया जाता है। लेकिन वसा जो होता है वायली पदार्थ होता है, जैसे मक्खन घी, इस सब पदार्थ में पाया जाता है। इसका अगर ऑक्सीकरण होता है, वसा का अगर ऑक्सीकरण होता है तो सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, और खनिज एवं विटामिन जो होता है ये होता है दूध दही लस्सी में पाया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम जो होता है कैल्शियम जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। कैल्शियम किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लेकिन वसा जो है, वसा का जब हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो ये सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। अगर एक ग्राम वसा का हम लोग यूज करते हैं तो ये 9.3 किलो कैलोरी जो होता है KCl, इतना हमें ऊर्जा उत्पन्न करके देता है। और ये जो होता है सामान्य यानी वयस्क व्यक्ति में, यानी 18 से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति होती है उनमें 20 से 30% ऊर्जा ये प्राप्त करवाता है। ये 20 से 30% ऊर्जा जो है प्राप्त करवाता है। साथ ही साथ अगर और बता दें कि शरीर में इनका जो संश्लेषण करता है, शरीर में जो इनका उपयोग करता है, संश्लेषण करता है, वो कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और नाइट्रोजन में प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन में ही पाया जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हीमोग्लोबिन के बारे में, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त होता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन संचार को नियमित रूप से ऑक्सीजन को संचार करता है। अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी से पहुंच पाता है, तो वो रक्त का संचार अच्छा होता है। और यह लौह युक्त होता है, बिल्कुल यह लौह युक्त होता है। यह कुछ रोगों के प्रति या प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। यह रक्त को लाल प्रदान करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो गया, 2 सही होगा और ये 4 सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ये है डी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो गया। और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो लौहयुक्त प्रोटीन होता है उसमें ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता होती है। और साथ ही इसमें WBC जो होता है, वाइट ब्लड सेल जो होता है, वो शरीर के रोगों के संक्रमण से बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर को जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, तो ये सही है। अश्व शक्ति, ये पावर, यानी पावर जो होता है ये पावर की अश्व शक्ति है। पावर की ही यूनिट है हॉर्स पावर। पावर की यूनिट जो है वो हॉर्स पावर थी, ये भी सही है। समुद्री मील यानी कि नौ संचालन में दूरी की इकाई है समुद्री मील। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है, इसमें कहा जा रहा है, लेकिन सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। ये विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है, ये ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल किलोग्राम जूल। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है जूल पर केजी पर केल्विन। ये जो होता है वो 1 केजी केल्विन के बराबर होता है। और ये गुप्त ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। और तलीय कोण का जो एसआई मात्रक होता है, तलीय कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा रेडियन होता है इसका एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी होता है। निम्न में से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बल जो है वो क्षयकारी होता है। तो क्षयकारी बल कौन सा होता है? क्षयकारी बल कौन सा होता है? ये जो घर्षण बल जो होता है ये क्षयकारी बल होता है, जो कि संपूर्ण में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है। अगर दो वस्तुएं आपस में रखी है उसके बीच में एक बल काम करता है, जैसे कि एक ये रहा और एक ये रहा, और इस दोनों के बीच में अगर घर्षण बल कार्य करता है, ये आगे की तरह इधर जा रहा है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों आपस में घर्षण बल की तरह कार्य करता है। अगर दो बॉक्स एक ही साथ खींचा जा रहा है, इधर ही दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, फिर भी यहाँ पे घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो अगर दो वस्तु के मध्य के बीच में एक बल उत्पन्न होता है, उस बल में गति जो होता है वो गति को विरोध करता है। वो गति को विरोध करने के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है, और गति का जो विरोध करता है उसे ही हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। अगर ये बॉडी अर्थ के साथ है, अर्थ के साथ लगा हुआ है, तो अगर अर्थ के साथ लगा है, इसके अपोजिट अगर हम इसे इधर भी घिसते हैं, तो ये इधर की तरफ इसमें घर्षण उत्पन्न होगा। और इस बॉडी को हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारा इधर की तरफ घर्षण होगा। तो ये जो होगा हमारा घर्षण बल जो होता है वो क्षयकारी होता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। एक तांबा का टुकड़ा है और एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है। उसे एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। तो इसमें कहा जा रहा है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो दोनों सही है, क्योंकि तांबे का जो टुकड़ा होगा वो कांच के टुकड़े से ज़्यादा गर्म होगा, ये ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ये तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होगा, ये हमारा गलत है। यह स्पष्टीकरण सही नहीं किया गया, लेकिन जो आंसर है वो दोनों हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, कणों के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होना, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र की क्रिया जो होता है उसे हम लोग कंडक्शन बोलते हैं उसे। कण के द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र की जो क्रिया होता है उसे हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। जब असमान ताप वाले जब हम कोई वस्तु लेते हैं, जब हम कोई दो वस्तु लेते हैं, उसमें असमान तापमान के कारण एक दूसरे को आपस में संपर्क में लाते हैं, तो अधिक तापमान वाली जो वस्तु होती है वो कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित करती है, इससे कंडक्शन ही बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसे हम लोग प्रयुक्त करते हैं? तो ओजोन को, क्लोरीन डाइऑक्साइड को, क्लोरामीन को, या उपयुक्त में से सही? तो सबसे पहले ये बता दें कि जब हम लोग किसी भी जीवाणु युक्त जो जल होता है उसे अगर हम जीवाणु मुक्त बनाना चाहते हैं, बैक्टीरिया फ्री बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं, ओजोन का यूज करते हैं और क्लोरोरामीन का भी यूज करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही है। जब जल में जीवाणु प्रयुक्त ज़्यादा जीवाणु होता है तो उसमें ओजोन का भी, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड का भी और क्लोरोरामीन का भी यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर एक कीटनाशक, अगर इसमें ब्लीचिंग, अगर पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग हम लोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका उपयोग भी हम लोग करते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग करते हैं। साथ ही साथ क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर से ही बना होता है, उसका उपयोग भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा 45 नंबर है, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है उसके बारे में हमें जानना है। तो ऑक्टेन जो संख्या होता है वो उससे किस चीज़ का गुणवत्ता मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता को हम लोग ऑक्टेन संख्या के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि ये ऐसा ईंधन होता है जिनमें वायु को मिश्रण किया जाता है, या इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसे ज्वलन से पहले ही जो ईंधन उत्पन्न होता है, और ईंधन उत्पन्न होता है जिसमें जो ऊष्मा पूर्णतः रूप से परिवर्तित नहीं होकर धात्विक रूप से उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है, उसे हम लोग अपस्फोटन कहलाती है। यानी कि जैसे अगर पेट्रोल सही नहीं है, किसी गाड़ी के इंजन में अगर पेट्रोल डाला जाता है, अगर वो सही नहीं है तो वो पूर्ण रूप से धुएं का जो रूप होता है वो एकदम क्लीन, अगर पेट्रोल सही होगा तो एकदम क्लीन आएगा, वो दिखेगा भी नहीं कि उसमें से धुआं निकल रहा है। अगर पेट्रोल जो होगा वो अगर ख़राब होगा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा रूप में, वो धुएं के रूप में बहुत ज़्यादा बाहर आएगा और वो जले हुए धुएं की तरह बाहर आएगा। इससे ये पता चल जाता है। तो ये जांच किया जाता है ऑक्टेन संख्या से, किसकी गुणवत्ता जांचा जाता है? तो ये पेट्रोल की संख्या को जांचा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप जो होता है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इसका जो प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम वाष्प लैंप जो होता है
इसका जो प्रकाश होता है एक ही वर्णीय होता है, यानी कि इसका जो है लाइट वाइट पड़ने पे यानी पानी का बूंद पड़ने पे या बारिश होने के बाद जो इसका जो प्रकाश जो है वो अपने रूप में ही बना रहता है, जैसे पहले था वैसे ही रहता है। ये प्रकाश को विक्षेपित नहीं करता है, प्रकाश जो है वो एक दूसरे से बिछड़ता नहीं है, वो एक इकट्ठा होकर एक साथ ही रहता है, वो विभक्त नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। और सोडियम धातु जो होता है वो मुलायम होता है, सोडियम धातु जो होता है एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, क्योंकि अगर इसे खुले हवा में छोड़ दिया जाए, खुले हवा में छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन की मात्रा से, अगर ऑक्सीजन से ये कनेक्ट किया, अगर ये ऑक्सीजन से कनेक्ट करता है, सोडियम जो है अगर ऑक्सीजन से कनेक्ट कर लिया तो ऑक्सीजन से अगर कनेक्ट करता है तो इसमें आग लग जाती है, इसमें आग लग जाती है। इसलिए इसे सोडियम धातु को किरोसिन तेल के अंदर में डाला जाता है, किरोसिन तेल के अंदर में रखा जाता है। इसे सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, मिट्टी तेल जिसे बोलते हैं उसके अंदर में रखा जाता है, ताकि इसमें दाग ना लगे। और सोडियम धातु इतना सॉफ्ट होता है जिसे हम लोग चाकू से भी आराम से आसानी से यानी कि काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो हमारा बी नंबर ऑप्शन हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कहा जा रहा है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, बहुत अच्छा चालक है, तो वो कौन सा है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो पारा है, वो Hg मरकरी जो है वो पारा जो है सबसे अच्छा चालक है। पानी की अस्थाई कठोरता के लिए ये उत्तरदायी होता है। और पारा का यूज जो है थर्मामीटर के अंदर में भी किया जाता है। अगर आप लोग ने कभी प्रयोग किया हो, थर्मामीटर अगर फूटा है, अगर नहीं है तो आप लोग लेके एक को फोड़ के और देखिएगा हाथ पे डाल के कि वो पकड़ने के बाद कैसे भागता है, कैसे वो छिटकेगा आपके हाथ से। तो उसमें जो होता है वो उसमें जो होता है कठोरता अस्थाई होता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है, ठीक है। और जल की जो कठोरता होती है उसमें वो उसको उबालने से यानी उबालने से दूर नहीं हो पाती है। इसे हम लोग उबालने से दूर नहीं हो पाती, क्योंकि यह अस्थायी रूप से नहीं होता, यह अस्थायी नहीं होता, यह अस्थायी कठोरता कहलाता है। जब जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबाला जाता है, जब अगर हम लोग मरकरी का प्रयोग जब करते हैं तो इसे अस्थायी कठोरता को अस्थायी कठोरता में अगर चेंज करना है हमें, तो पानी में सोडियम मिलाने के बाद पानी में जो है सोडियम कार्बोनेट मिलाने के बाद Hg पारा जो है उसको डालते हैं। और डालने के बाद जब उसे हम उबालते हैं तो इसका जो अस्थाई कठोरता होता है वो दूर हो जाता है, और अस्थाई यानी कि जो होता है टेम्पोररी सॉलिड रूप में ये आ जाता है, यानी कि टेम्पोररी सॉलिड रूप में आ जाता है। और ये अपना अस्थाई जो होता है परमानेंट सॉलिड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है इसके अंदर से। ये हमारा है, तो ये हो गया हमारा पारा। ऑप्शन में हमारा अच्छा चालक है, उसमें का सबसे अच्छा चालक है तो वो है हमारा पारा। पानी की जो है अस्थाई कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो पानी की जो अस्थाई कठोरता होता है उसके लिए हमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट का जो होना होता है वो एक साथ अगर मिलाते हैं, पानी की अस्थाई कठोरता को अगर जांचना हो तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट को एक साथ डाला जाता है। एक साथ डालने के बाद जब हम उसे उबालते हैं तो उसे पता चलता है कि ये पानी की अस्थाई कठोरता है या अस्थाई है। तो इससे हमें पता चल जाता है ये पानी, इससे हमें रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। और पारा जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है। और इसका डेंसिटी जो होता है, पारा का डेंसिटी आप लोग लिख लीजिएगा, वो 13.6 होता है। पारा का डेंसिटी जो होता है वो 13.6 होता है। और यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सुचालक कहलाता है, ठीक है। अगला आंसर है 49 नंबर का, शराब पीकर वाहन चलाने के अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है।
यातायात जो पुलिस है वो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसे टेस्ट करने के लिए उस व्यक्ति की श्वसन परीक्षण जो है उसे टेस्ट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसके द्वारा ये इस्तेमाल करने के बाद पता चल जाता है कि ये आदमी जो है ये मादक पदार्थ का यूज किया है या शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। इथाइल अल्कोहल का जो प्रयोग होता है वो मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। शराब जो होता है सबसे अधिक तांत्रिक तंत्र यानी मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और एक चीज़ जो कि सही है, एकदम बिल्कुल सही है और इसका रिजल्ट एकदम सही आता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, अगर शराब पीता है तो उसका जो माइंड होता है, उसका जो माइंड कॉन्शियस जो होता है, तो वो व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता है। वो व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता है और कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ये होता है कि जब व्यक्ति शराब पिया रहता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम शराब पिए हैं, बस वो बोलता है कि हम शराब नहीं पिए, लेकिन वो पिया होता है। तो इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। तो ये हो गया हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? गैस वेल्डिंग यानी कि हम लोग गैस वेल्डिंग जो होता है वो सामान्यतः किसका यूज किया जाता है गैस वेल्डिंग में? तो प्रोपेन का, मीथेन का, सिटी गैस का या एसिटिलीन का यूज किया जाता है गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः जो हम लोग यूज करते हैं वो एसिटिलीन ईंधन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सोल्डर जो होता है, सोल्डर का जो प्रयोग करते हैं ये जोड़ों में टाँका लगाने में प्रयुक्त करता है। जैसे कि अगर ये दो आयरन का प्लेट है तो इस पर अगर हमें बिल्डिंग करना है, इस पोर्शन को बिल्डिंग करना है, तो इसे गैस वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम लोग एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्सी समूह वाला जो अम्ल जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है बेंजोइक अम्ल जो है वो हाइड्रोक्सी समूह वाला अम्ल होता है, ये होता है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। और जिन अल्कोहल के अणु में किसी भी अल्कोहल के अणु में केवल हाइड्रोक्सिल मूलक ही रहता है उसे हम लोग मोनोहाइड्रोलिक अल्कोहल कहते हैं। अगर कोई भी अल्कोहल होता है तो उसमें अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल एक मूलक होता है, हाइड्रोक्सिल एक मूलक है। इसका जो मात्रा है वो उसका केवल एक अणु इसमें रहता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बेंजोइक एसिड। तो आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन तक पूरे किए हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला लेक्चर हम लोग 51 के बाद 52 से शुरू करेंगे। तो साथ ही साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले क्या कीजिएगा कि अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने के दौरान ही बेल आइकन आता है, एक सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक घंटा का निशान होता है, उस पर टैप कीजिएगा, वो टैप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोग तक पहुंच जाए। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को यहीं द एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।